और बात करते हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट की और थोड़ा सा फंडामेंटल ओपिनियन ले लेते हैं मार्केट पर इस समय। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़ गए हैं। गौतम जी काफ़ी टाइम तक मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस में इन्होंने काम किया है और उसके बाद एक खुद का एक फर्म इन्होंने स्टार्ट किया है और लगातार इनसे हम बात करते हैं मार्केट के ऊपर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। ये प्रॉब्लम क्या है मार्केट में? बहुत लोगों को लग रहा है कि काफ़ी टायरिंग रही है ये मार्केट। मतलब ऐसी मार्केट भी नहीं है जो एक बार में सीधा गिर के मूव ऑन करे। करेक्शन जो हो रही है बहुत स्लो, पेनफुल और टाइम वाइज करेक्शन हो रही है इस मार्केट में। और लोगों को बाकी एवेन्यूज़ दिख रहे हैं जहाँ पर अच्छा पैसा बन रहा है उनका, और ऐसे में एक्विटीज़ थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव लग रही हैं उनको। आपका क्या व्यू है इस समय? आपकी बात बिल्कुल सही है अनुज। ये बात कि अभी मार्केट की, और सिर्फ इंडिया की मार्केट की बात नहीं करें, बट विश्व की मार्केट आप देखिए। अमेरिका हो या यूरोप हो या यूके हो या इंडिया हो या मोस्ट इमर्जिंग मार्केट्स चाइना को छोड़ के आप देखें तो अनिश्चित कंडीशन में है। और आज की तारीख में पिछले 12 महीनों में मार्केट फ्लैट रहा है। ईयर टू डेट जिसको बोलते हैं, जनवरी से आज तक करीबन 6% गिरा हुआ है मार्केट अपना निफ्टी 50। तो वो हिसाब से जब देखें कि लोगों को पहले 2 साल पहले 3 साल पहले ऑल्टरनेटिव्स कम थे कि इक्विटी मार्केट के बाहर और कहाँ इन्वेस्ट करें, इंक्रीमेंटल जो आपकी पूंजी है अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट से कहाँ इन्वेस्ट करें। और तभी ना तो रियल एस्टेट में दम था, ना तो इंटरेस्ट रेट्स भी लो थे, तो वो हिसाब से लोग इक्विटी मार्केट्स को ही चेस कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि फिक्स्ड इनकम और जो डेट मार्केट हैज बिकम एक्चुअली अ रियल अल्टरनेटिव। आप यस बैंक, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ कुछ यस बैंक देखिए, उनका 35 महीने का फिक्स्ड डिपॉजिट वो दे रहा है आपको 0.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन इट इज अनदर 50 बेसिस पॉइंट्स, तो मतलब 8.25 तक की रिटर्न वो लोग दे रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस को देखिए, ट्रिपल ए तो नहीं है, मुझे लगता है डबल ए रेटेड कंपनी है उनका डेट। और 60 महीनों का जो नॉन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है वो 8.5% रिटर्न दे रहा है। अगेन सीनियर सिटीजन हो तो 50%, और इफ यूर अ लेडी वुमन तो आपको 10 बेसिस पॉइंट्स और मिलते हैं, मतलब 9.1% रिटर्न वो देने को तैयार है। और इफ यू गो फॉर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ऑप्शन, उसमें सब मिला के 10.07% रिटर्न मिलता है। तो मुझे लगता है कि फाइनली देयर इज एन अल्टरनेटिव टू इक्विटी मार्केट। और जितना इंक्रीमेंटल पैसा इक्विटी मार्केट में आ रहा था वो अभी स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट का ये हाल। तो फिर वही बात, क्या इस समय मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है या अभी और करेक्शन की ज़रूरत है मार्केट में, प्राइस वाइज या टाइम वाइज? मुझे लगता है कि मार्केट में टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स में मैंने पहले 3 महीने पहले भी बोला था, जो स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं है वो महंगे हैं, जो स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है वो बहुत महंगे हैं। तो उसमें कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा है। और मुझे लगता है कि जो करेक्शन हुए इंडिया में तो अच्छा ही है। मुझे लगता है कि नीचे के लेवल में यहाँ से 5-7 में भी 10% जो जितना भी मार्केट गिरे उससे और भी पैसा रिटर्न आएगा। ये महीने में हमने फॉरेनर्स कई महीनों के बाद नेट बाइंग उनसे हुई है, नेट परचेस हुई है। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि ये मार्केट में अभी भी करेक्शन हुए तो अच्छा ही है। दूसरी बात यह है कि ये करेक्शन इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स बट ग्लोबल फैक्टर्स। डू कीप इन माइंड कि जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो एपिसोड हुआ 2 हफ्ते पहले, उसके बाद पिछले हफ्ते डॉइचे बैंक की बात चल रही थी। क्या हो रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं और जो ये माहौल रहा, क्रेडिट स्विस, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और अभी डॉइचे बैंक जिसमें बातें आ रही है, जो ये माहौल रहा आने वाले चंद दिनों के लिए, तो मुझे लगता है ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ, तो गौतम सर के मुताबिक अभी बॉटम की हंट में
मत जुटी है, अभी शायद थोड़ा पेन बाकी है। अच्छा गौतम सर, जब आप अल्टरनेटिव्स टू इक्विटी का जिक्र कर रहे थे, आई मीन जो शुक्रवार को ही सरकार ने कदम उठाया, डेट फंड पे जो इंडेक्सेशन अवेलेबल था उसको अगर आप देखें वापस ले लिया गया है, इसका कारण क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आई मीन टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना, या फिर आपको लगता था कि ये बजट से ही मैम लगी हुई थी कि लूप होल्स जहां जहां अगर आप देखें थोड़े लूप होल्स थे उनको भरने के लिए? बट क्या ये पैसा डेट फंड से निकल के एआईएफ्स की तरफ या फिर इक्विटी की तरफ आएगा, या फिर बैंक्स को डिपॉजिट्स मिलने में आसानी होगी? आप मानते हैं इसका इम्पैक्ट ये होगा? थोड़ी बहुत आसानी होगी बैंक्स को, जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लूप होल है जो आपने बात कही वो सही बात है। एफएम ने भी शायद, और उनके जो एडवाइजर्स है, सेक्रेटरीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने भी कहा होगा कि अपने को ये जो लूप होल है स्पेसिफिक टू इंडेक्सेशन फॉर डेट फंड्स, वो लूप होल आपको प्लग करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बजट के पहले भी जो बात चल रही थी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी बदलाव आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट का हाल था उस टाइम अडानी के स्टॉक्स भी गिर रहे थे, तो शायद मुझे लगता है शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोचा होगा कि अभी इसको डिले करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि वो जो लूप होल्स थे, सरकार क्लियरली इज ट्राइंग टू ब्लॉक दोस लूप होल्स, एंड मुझे लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे पॉजिटिव होगा वो मुझे डाउटफुल लगता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से लोग इंक्रीमेंटली वापस इक्विटीज में डालेंगे, मुझे नहीं लगता। ओके, अच्छा अब आते हैं सर कि जिन सर्कमस्टेंसेस के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, बैंकों का और रीजनल बैंक्स का यूएस में अगर आप देखें बहुत बुरी परिस्थिति में होना, अब आप इसका इस स्लो डाउन का और संभावित धीमेपन का एक इम्पैक्ट क्रूड पे देख रहे हैं। एक क्रूड जो कि 140 की ट्रैजेक्टरी में था, इट्स नाउ एट 75। एक स्पेस और जिसने बहुत मजा लिया बीते 2 साल में, दैट्स मेटल। बहुत अच्छा पैसा बना भी, कंपनियों ने इस दौर में फायदा उठाया भी इस स्ट्रेंथ का। उन्होंने अपने डेट कम किए, बहुत कम किए, इंटरेस्ट बर्डन्स काफी कम किए। बट अगर आप एक सीरियस मनी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं मेटल्स में, तो क्या ये वक्त है मेटल्स को अलविदा कहने का? मुझे लगता है कि ये जो यूएस में जो रिसेशन शुरू हो जाएगा, उसकी अभी किसी को पता नहीं है। तो कई लोग जो मेरे से भी स्मार्टर है, उनकी जो राइट आप देखिए, उनके आर्टिकल्स देखे बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो रिसेशन की संभावना है अमेरिका में। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, अमेरिका में जो रिसेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो डीकपलिंग की जो कई बार बातें आती है कि इंडिया विल डीकपल फ्रॉम द वेस्ट, मुझे लगता नहीं है कि वो हो पाएगा, और उसका इम्पैक्ट शायद कम हो लेकिन इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज की तारीख में अमेरिका में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। और जो रिसेशन आ गया, और जिस तरह से चाइना में भी जो रीओपनिंग हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इंटेंसिटी, जो रीओपनिंग की जो लोगों की उम्मीद थी, जो उस तरह से जो रीओपनिंग होगा, कंज्यूमर डिमांड जबरदस्त बढ़ेगा, वो नहीं हो रहा है चाइना में। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि मेटल्स में जो रैली आ चुकी है, अब मुझे लगता है आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में मुझे लगता नहीं है कि द रैली विल कंटिन्यू, एंड हेंस जो आपको नफा बुक करना हो तो नाउ माइट बी अ गुड टाइम। ओके, चलिए ये बात होगी मेटल्स की। अब आते हैं गौतम जी एक सेक्टर पर जिसने सबको एक दुविधा में डाला हुआ है कि आईटी पे क्या व्यू है इस समय, और काफ़ी सेलिंग हमने देखी है। मतलब एक रिकवरी आई थी और लग रहा था कि शायद बॉटम बन गया, लेकिन ये जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस आया उससे वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आई। अब आईटी कंपनियों में जो एक वैल्यूएशन की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अब फंडामेंटल प्रॉब्लम निकल कर आ गई है। आपका क्या व्यू है, बाय करेंगे इस डिक्लाइन में? अब मुझे लगता है कि आईटी पे भी थोड़ा पेन शायद और बाकी है, क्योंकि अब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स फिर भी ठीक थे। सवाल रिजल्ट्स का नहीं है, लेकिन जो उनका नेट हायरिंग है, जिसमें वो लोग को हायर करते थे, वो नंबर काफी गिर चुका है। मतलब करीबन 80% वो नंबर गिर चुका है, और दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। मुझे लगता है कि आज की तारीख में आईटी कंपनीज ऑल्सो आर मोर रियलिस्टिक कि जो आने वाले 2 या 3 क्वार्टर अमेरिका में जो रिसेशन शुरू हो जाए, तो आज की तारीख में इतने लोगों को हायर करके कुछ फायदा नहीं है।
सवाल ये है कि वैल्यूएशंस, आपने जो कहा अनुज की वैल्यूएशन जब करेक्टेड, वो बात सही है, लेकिन वैल्यूएशन करेक्शन की एक और वजह है कि एफआई सेलिंग जो हुई है पिछले करीबन 15 से 16 महीनों में, वो मोस्टली लिक्विड नेम्स में हुई है। शायद ये बैंक्स हो या आईटी कंपनीज हो, विच आर द मोस्ट लिक्विड, जहां पे फ्री फ्लोट बड़ा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो सेलिंग आई है हैज बीन लिटिल बिट, मुझे लगता है ओवरडन, बट फिर भी इज नाउ अ गुड टाइम टू बाय द आईटी कंपनीज, आई वुड वेट। ओके, आप आईटी कंपनियों में भी खरीदारी करने से बचेंगे, रुकेंगे। अच्छा गौतम सर, अब आता हूँ कि एग्जैक्टली अब जो सामने हमारी चीज़ खड़ी है, देखिए अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स तो सर आ ही रहे हैं। कभी अदानी सागा हुआ, फिर अगर आप देखें यूएस के बैंक्स, यूरोप के बैंक्स, बट एक चीज़ जो कि प्रिडिक्टेबल है और जो जिसका आप पूरा अनुमान कर चुके होंगे, दैट्स अर्निंग्स। अर्निंग्स को प्रीएम्प्ट करते हुए आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त, या फिर कंप्लीटली अवॉइड ट्रैजेक्टरी में क्या रखा हुआ है आपने? देखिए, अर्निंग्स की बात जब करें तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर जो अभी आने वाले करीबन 2 हफ्तों के अंदर रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है ये क्वार्टर भी काफी मुश्किल रहा है इंडियन कंपनीज के लिए, और जो प्रभाव था पिछले क्वार्टर में, मुझे लगता है कि दैट विल कंटिन्यू। आई डो नॉट सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स एज येट, वन। दूसरी बात यह है कि जो आप BSE 500 यूनिवर्स को देखें, तो उसमें से करीबन 60% स्टॉक्स है जो 20% से ज्यादा गिर चुके हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव 52 वीक हाइज। 180 स्टॉक्स है जो 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि जो करेक्शन, अंडरलाइन करेक्शन जो है मार्केट में, विच इज मच वाइडर इन द ब्रॉडर मार्केट वर्सेस ओनली द निफ्टी 50। जो निफ्टी 50 को देखें लगता है कि 6% डाउन है ईयर टू डेट, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गो बियॉन्ड द निफ्टी 50 और फिर देखें तो करेक्शन इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। वहां पे देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर स्टार्टिंग टू लुक वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये कहना है कि ये आप ट्रैक करते रहें कि हर हफ्ते ये देखें कि BSE 500 में जहां पे करेक्शन आ रहा है, और जो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके प्राइस पॉइंट पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी शुरुआत करनी चाहिए टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स। एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से, न्यू एज ग्रुप कंपनियां, जो न्यू एज कंपनियां, इनमें गौतम जी क्लियरली एक बाइंग इंटरेस्ट विजिबल है पिछले 3 महीने में। हर ब्लॉक डील अब्जॉर्ब हो जा रही है और लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा इन्होंने एक कुशन बना लिया है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? देखिए, ये सवाल मुझे पहले भी किया गया है, और उसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वैल्यूएशन मेट्रिक है न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की, मतलब मल्टीपल ऑफ रेवेन्यू और EBITDA होगा तब होगा, वो सब जो जो झोल चल रहा था, आई ऑलवेज सेड दैट दिस वाज अ फंक्शन ऑफ द वैल्यूएशन मेट्रिक ऑफ अनदर कंट्री, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस कंपनीज, टेक कंपनीज का जो वैल्यूएशन मेट्रिक था वो यहाँ भी हो रहा था, और वो प्राइवेट मार्केट्स में अभी भी अप टू पॉइंट चल रहा है। सवाल ये होता है कि जब ये कंपनी लिस्ट होती है, व्हेन दे हिट द पब्लिक मार्केट्स, तब जाके रियलिटी सेट्स इन। और पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर जो है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर, because private markets are not open to the retail public. It is only open to very select venture capital या high net worth individuals या family offices जिसको बोलते हैं। तो जब ये कंपनियां पब्लिक मार्केट में लिस्ट होती है, और जब रिटेल इन्वेस्टर जो इतने बरसों से इन्वेस्ट कर रहा है, और कंपनी EBITDA को छोड़ो, प्रॉफिटेबल कंपनीज को भी डाउट करता है कि भाई आपका प्रॉफिट इस साल कितना होने वाला है, और जब ये कंपनियां लिस्ट होती है, उनको लगता है कि भाई ये कंपनी में तो EBITDA, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को छोड़ो, EBITDA को भी 5 या 7 साल लग सकते हैं, तो ऐसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? तो दैट आई थिंक हैज बीन द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर व्हिच हैज कॉस्ट द सुपर फॉल इन द लास्ट 12 to 18 months of the new tech companies. लेकिन मुझे लगता है कि there are indeed certain stocks जो आपको फेथ है कि EBITDA पॉजिटिव या नेट प्रॉफिट पॉजिटिव पिछले आने वाले 2 या 3 साल में हो सकते हैं, तो फिर ये व्यू आप ले सकते हो और यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ पोजीशन। अच्छा सर, एक चीज आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे
क्योंकि हमने हर चीज़ को कवर किया इस डिस्कशन में, डेट, इक्विटी, और आपने बताया भी हर सेक्टर को एक अपना आउटलुक दिया सर। जो लोग मल्टी एसेट्स अप्रोच लेके चल रहे थे उन्होंने पैसा कमाया इस बार, इक्विटी ने लूज किया तो डेट ने पैसा बना के दिया, एंड स्पेशली दोज हु आर होल्डिंग गोल्ड, ये ऑल टाइम हाई पे है। तो जिस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, पेन का जिक्र आपने यूएस के मद्देनजर किया, क्या वो गोल्ड को अभी और स्विंग देगी, आपको लगता है ये सर? देखिए, गोल्ड में तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जब भी गिरावट आती है ग्लोबल मार्केट्स में, गोल्ड का भाव, सोने का भाव बढ़ता है। वो तो मतलब पिछले 100 सालों से हो रहा है। तो क्या गोल्ड का ये जो करंट भाव है जो वो टिका रहेगा? मुझे लगता है टिका रहेगा। और जब तक ये अनसर्टेनिटी अमेरिका में रिसेशन हो रहा है, हुआ तो भी कितना शैलो रिसेशन है, डीप रिसेशन है, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिसेशन आ गया अमेरिका में, और जिसका मैंने पहले भी बोला कि उसकी असर पूरे विश्व में पड़ेगी, तो गोल्ड मुझे लगता है कि यहाँ से भी शायद ऊपर जा सकते हैं। लेकिन लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन गोल्ड। ओके, चलिए एक काम करते हैं। अब गौतम जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये सारी बात हमारे सामने रखने के लिए। एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं, और मार्केट फिर 17,000 के ऊपर लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी